नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वित्तीय विकास के माध्यम से हमें ज्ञान और मुनाफा दोनों प्रदान करता है, भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर। स्टॉक मार्केट में कई विभिन्न सेक्टर होते हैं जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। ये सेक्टर विभाजन आधारित होते हैं जो उनकी विशेषताओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा बैंकिंग सेक्टर पार्ट 1। आज यहाँ हम बैंकिंग सेक्टर पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय बजट 2021 से 22 के अनुसार सरकार आईडीबीआई बैंक का विनिवेश करेगी और 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करेगी। सरकार ने सुचारू रूप से एकीकरण किया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 8 कम हो गई। मई 2022 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने रुपये के 5.95 बिलियन लेनदेन दर्ज किए। 10.41 ट्रिलियन 133.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आरबीआई के अनुसार 18 फरवरी 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 630.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) के माध्यम से लेनदेन की संख्या रुपया 430.67 मिलियन तक पहुंच गई। अक्टूबर 2021 में 3.70 ट्रिलियन 49 डॉलर और 75 सेंट बिलियन। आरबीआई ने दक्षता, उच्च लागत बचत और टीएटी में कमी के लिए केसीसी ऋण को डिजिटल बनाने के लिए एक पायलट लॉन्च किया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह में बदलाव आने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार आरबीआई ने दक्षता, उच्च लागत बचत और टीएटी में कमी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण को डिजिटल बनाने के लिए एक पायलट लॉन्च किया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह में बदलाव आने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक नवाचार तेजी से बढ़े हैं। इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए और हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त सरकार ने एक डिजिटल रुपया या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) पेश करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे आरबीआई द्वारा ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके जारी किया जाएगा। सरकार ने वित्तीय समावेशन को सक्षम करने के लिए सभी 1.5 लाख डाकघरों को डिजिटल बैंकिंग मुख्य व्यवसाय के तहत लाने का भी प्रस्ताव रखा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार आरबीआई द्वारा ऋण देने वाली संस्थाओं को 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच भुगतान विफलता के मामले में कुल 6 महीने की मोहलत देने की अनुमति। 9.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों (एनबीएफसी), हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एमएफआई) के लिए 75,000 करोड़ रुपए ने भी रियल एस्टेट क्षेत्र के पुनरुद्धार में योगदान दिया है। 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच भुगतान विफलता के मामले में आरबीआई द्वारा ऋण देने वाली संस्थाओं को कुल 6 महीने की मोहलत देने की अनुमति। गैर नॉन के लिए 9.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर 75,000 करोड़ रुपए का निवेश। बैंकिंग वित्तीय निगमों (एनबीएफसी), हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एमएफआई) सहित अन्य ने भी रियल एस्टेट क्षेत्र के पुनरुद्धार में योगदान दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में नियो बैंकिंग सेगमेंट में नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म और वैश्विक निवेश की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है। नियो बैंक मुख्यधारा के वित्त की छत्रछाया में काम करते हैं, लेकिन बैंकों, भुगतान प्रदाताओं आदि जैसे पारंपरिक संस्थानों से लंबे समय से जुड़ी विशिष्ट सेवाओं को सशक्त बनाते हैं। बुनियादी ढांचे पर खर्च में बढ़ोतरी, परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन और सुधारों के जारी रहने से बैंकिंग क्षेत्र में विकास को और गति मिलने की उम्मीद है। इन सभी कारकों से पता चलता है कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र मजबूत विकास के लिए तैयार है, क्योंकि तेजी से बढ़ते व्यवसाय अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए बैंकों की ओर रुख करेंगे। प्रौद्योगिकी में प्रगति ने मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को सामने ला दिया है। बैंकिंग क्षेत्र अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और ग्राहकों के समग्र अनुभव को बढ़ाने के साथ साथ बैंकों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देने के लिए अपने प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर अधिक जोर दे रहा है। हाल के वर्षों में भारत ने फिनटेक और माइक्रो फाइनेंसिंग में वृद्धि का अनुभव किया है।
वित्त वर्ष 2018 में भारत का डिजिटल ऋण 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और डिजिटल संवितरण में 5 गुना वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2023 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय फिनटेक बाजार ने अब तक जनवरी 2017, जुलाई 2022, 2084 सौदों में 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग आकर्षित की है, जो वैश्विक फंडिंग का 14% है और डील वॉल्यूम के मामले में दूसरे स्थान पर है। 2025 तक भारत का फिनटेक बाजार रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। 6.2 ट्रिलियन 83.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर। हम इस प्रकार भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर निवेशकों को वित्तीय मुक्ति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। सही जानकारी और विश्लेषण के साथ हम सभी इसके लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने मेरे साथ यह जानकारी साझा की। अगर आपके पास इस विषय पर कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी में साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।